हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रथम क्लासेस। कैसे हैं आप? आई होप सब मस्त होंगे। आज को जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यह है चैप्टर नंबर 1, वास्तविक संख्याओं के बोर्ड परीक्षा में पूछे गए समस्त बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए, आपको पता है आपके 2023 में जो एग्जाम होने जा रहे हैं उसमें बहुविकल्पीय क्वेश्चनों की भूमिका कुछ ज्यादा है। 20 नंबर के बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसमें क्या करना है, अब की बार हमें बोर्ड एग्जाम के लिए जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन, उन पे हमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर के सारे जो बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है उनका हम डिस्कस करेंगे हम इसमें। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 दिया है किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक मतलब m के स्थान पर ये m दिया है, m m+1 2m और 2m+1। तो आप क्या करेंगे, m के स्थान पर कोई भी नंबर रखेंगे। कोई भी नंबर रखने पर मतलब प्रत्येक संख्या हमारी क्या आनी चाहिए, वो धनात्मक समपूर्णांक आना चाहिए। मान लीजिए m के स्थान पर मैं 1 रख दूं तो 1 हो गया, m के स्थान पर 2 रखूंगा तो 1 2 3, तो ये नहीं होगा। m+1 m के स्थान पर मतलब कोई भी नंबर रखो, 10 रखो, 10 में 1 जोड़ूंगा कितना होगा 11, 11 कितना हो जाएगा 20, तो ये भी होगा। ये देखो 2m, m के स्थान पर मैंने 5 रखा, 5 की 2 में गुणा कर दी, 5 दूनी 10, तो ये सब हो गया। चलिए अब की बार मैं 7 रख दूं, 7 दूनी 14, तो ये कितना हो गया 7। m 1 रख दूं तो 2 की 1 में गुणा कर दी, कितना हो गया 2m, 2 की 1 में गुणा करेंगे तो 2 हो गया। सॉरी, अब 2 भी सम है, मतलब आप कोई भी नंबर रखो तो ये सम ही आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो भाई इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मतलब कोई भी प्राकृतिक संख्या इसमें रखेंगे आप तो ये क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा 2m। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किसी पूर्णांक n के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक n विषम पूर्णांक निकालना, माने n का मान 1 रखो तो 1, 2 रखो तो 2, सम विषम ये नहीं होगा। n के स्थान पे चलो 5 रखो, 5 और 1 कितना हो गया 6, तो ये कितना क्या हो गया सम, ये भी नहीं होगा। चलिए यहां रखता हूं, n के स्थान पे क्या रख लो 5 रखो, 5 की 2 में गुणा कर दी, कितना हो गया 10, तो ये क्या बन गया सम। बनाना क्या है विषम, 7 रखो, 7 दूनी 14, सम हो गया। ठीक है, इस मान लो टी में n के स्थान पे चलिए मैंने 3 रख दिया, 3 दूनी 6 और 1 7, क्या हो गया विषम। चलिए अब की बार 12 रखता हूं, 12 दूनी 24 और 1 क्या हो गया 25, 25 विषम। चलिए और कोई नंबर रखते हैं, 8 रख लो, 8 दूनी 16 और 1 कितना हो गया 17, तो ये भी क्या हो गया विषम। तो भाई इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का योग है। सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, वे संख्याएं जिनका HCF 1 हो, जिनका HCF क्या हो 1 हो, मतलब उनमें उभयनिष्ठ कॉमन क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, उसको आप सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। देखिए इसमें दिया है 14 35, 14 और 35 में देखिए उभयनिष्ठ कॉमन क्या है, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, मतलब इन दोनों में कॉमन कितना है, इन दोनों में कॉमन है 7। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। उभयनिष्ठ कॉमन कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, तो इसमें 7, इसमें देखो 18 25, इसमें हमारा कोई कॉमन नहीं है, इसमें उभयनिष्ठ कॉमन 1 होगा। मतलब वे पूर्णांक जिसमें मतलब वे पूर्णांक जिनका HCF 1 हो, वैसे अभाज्य पूर्णांक कहलाते हैं। तो मतलब इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब मैं चलिए सी पॉइंट भी आपको बताता हूं। देखिए 31 तिया 93, 31 तिया 93, तो मतलब इसमें इन दोनों का जो HCF है इनमें कॉमन कितना है 31 है 31। चलिए इस ये भी नहीं है, ये तो मैंने बता दिया। इसकी राइट आंसर ये है, इसका सहअभाज्य पूर्णांक इनका 1 होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन ये है। फिर भी मैं चेक करके बता रहा हूं आपको, इधर देखो 32 और 62, देखो इन दोनों में 16 दूनी 32 और 31 दूनी 62, इसका इन दोनों में जो उभयनिष्ठ कॉमन होगा वो क्या होगा, इसमें कॉमन क्या होगा 2 होगा, इनका HCF क्या होगा 2, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक तो पूछा गया नहीं है आपके एग्जाम में,
लेकिन हो सकता है आपकी बार आपके एग्जाम में पूछा जाए। बोल रहा है पाई है एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक, इनमें से कोई नहीं। तो पाई है एक अपरिमेय संख्या। क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। लेकिन पाई का मान, पाई का जो मान होता है 22/7, पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या होता है। क्या होता है? पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या होता है, ठीक। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 को बोल रहा है √2 है। √2 है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक, इनमें से कोई नहीं। तो √2 जो होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये इसमें पूछा जा सकता है √2, √3, √5, √7, ठीक है। इस तरह से जो संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं होंगी। वो क्या होगी? अपरिमेय संख्या। एक बात हो, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की अगर गुणा करते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की गुणा करने पे हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। ये क्या होता है? अपरिमेय संख्या। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। अब समझो, ये √2 है। अगर मैं इसके साथ यहां एक परिमेय संख्या लिख दूं 4√2 या 5√2, क्या हो जाएगी? एक परिमेय संख्या। तो कह सकते हैं एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को अगर हम जोड़ते हैं तो उनका जो गुणनफल है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है? अपरिमेय संख्या, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 15, 18 और 24 का लेस है। लेस है मतलब एलसीएम क्या होता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है 15, 18, 24। 15, 18 और 24 का एलसीएम हमें निकालना है। चलिए भाई, एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें आप 3 से भाग दे देंगे। 3 से भाग दीजिए आप। 3 पंजे 15, 3 छक 18 और 3 अट्ठे 24। फिर इसमें करिए 2 से भाग दीजिए आप। ये होगा 5, 2 तिया 6, 2 चौका 8। फिर करो 2 से इसमें, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से भाग दे दिए। ये होगा 5, 3, 2। फिर करो 2 से, 5, 3, 1। अब 5 से इसमें डिवाइड करो, ये हो गया 1, 3, 1। 3 से करो, 1, 1, 1, ठीक है। चलिए ये हो गया भाई। अब हमें क्या करना है? इसमें इनका तो एलसीएम निकालना है। एलसीएम करो, इनकी गुणा करो। 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1, 2, 3 और 5 गुणा 3। करो इनकी गुणा। ये होगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 पंजे 120, 120 गुणा 3, 360। क्या हो जाएगा? 360। तो इसका ये जो एलसीएम है भाई, इसका एलसीएम हो जाएगा 360। क्या हो जाएगा इसका एलसीएम? 360, ठीक। चलिए भाई, अब इसके बाद में संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो देखिए भाई 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें कौन सा? चलिए 156 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, संख्या दी है 156। 156 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले अभाज्य संख्या 2 से इसमें डिवाइड करेंगे, 2 से करेंगे। तो 7 दूनी 14, 15 में से 14 घटा दिया, 1 ही हो गया 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 तिया 6, 7 में से 6 घटा दिया 1, 2 नीमा 18। फिर करो इसमें। अब इसमें कितने से डिवाइड करें भाई? करिए 78,
6, अरे सॉरी, ये हो जाएगा भाई 2 तिया 6, मिस्टेक हो गई थी। 2 तिया 6, 7 में से 6 घटा दिया 1, ये हो जाएगा 2 9 18। अब इसमें 3 से करो, ये कितना हो गया 13 तिया 39। अब 13 से डिवाइड करो 156 के जो हमारे अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो क्या है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। ठीक है, तो 2 कितने बार है 2 2 बार है, मतलब 2 की घात 2, 2 की घात 2, 3 गुना 13। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई, देखो इनमें से कौन सा है 2 की घात 2, 3 गुना 13। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी ऑप्शन राइट। अब क्वेश्चन नंबर 9, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग, अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास में संख्या 144 है, हमें निकालना है इसके अभाज्य गुणनखंड। अब 144 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग पूछ रहा, तो करिए 2 से इसमें डिवाइड कर दूंगा, ये 72 बार कट जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करो 36 बार कट जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करो 18 बार कट जाएगा, फिर इसको 2 से डिवाइड करो कितनी बार कटेगा 9 बार कटेगा, 9 को फिर 3 से डिवाइड करो 3 बार कटेगा, 3 से इसको डिवाइड करो 1 बार। तो 144 के अभाज्य गुणनखंड क्या है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 और 3 गुना 3। तो 2 की घात कितनी होगी 2 की घात होगी 4 और 3 की घात होगी 2। तो 144 के हमने करे हैं अभाज्य गुणनखंड। अब हमें निकालने हैं इनकी घातों का योग। क्या निकालना है अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग। तो ये हो गया जी घातों का योग, घातों का योग। ये होगा 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 कितना होगा 6। तो घातों का योग कितना हो गया 6। तो भाई इनकी घातों का योग 6, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 10, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65m माइनस 117, 65m माइनस 117 है, ठीक है, 165m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान होगा। क्या निकालना है हमें इसमें m का मान। तो क्वेश्चन नंबर 10 को हम देखिए सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 संख्या दी है 65 और 117। तो 65 और 117 को मैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कर दूंगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है समझो। इसमें हमें क्या करना है, संख्या हमारे पास में 65 से 117 को, मतलब छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करें। 65 एकम 65, अब 7 में से 5 घटा दिया 2 हो गया, अब 11 में से 6 घटा दिया ये हो गया 5। अब यहां बचा 52, 52 से 65 को डिवाइड कर दो तो 52 एकम 52, ये कितना हो गया 3, 5 में से 2 घटा दिया 3, अब ये हो गया 13। अब 13 से 52 को डिवाइड करो, अब 13 चौका 52, तो पूरा कट गया। तो कहने का मतलब है एचसीएफ क्या दिया है, एचसीएफ ऑफ किसका 65 और 117, 65 और 117 का जो एचसीएफ आया है वो कितना आया है 13 आया है, क्योंकि 13 से ये पूरा कट गया हमारा। ठीक है, चलिए इसका हमारा आ गया ये 13 आया। कैसे है देखो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कैसे करते हैं, यूक्लिड विभाजन हम एल्गोरिथम इस तरह से करते हैं। हमने क्या किया 117 है हमारे पास में, 117 है, 117 को हमने लिखा 65 गुना a और प्लस 52। तो यहाँ r क्या है, यहाँ रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है, रिमाइंडर
जीरो के बराबर, मतलब जो आपका शेषफल है वो जीरो के बराबर नहीं है। और क्या किया, फिर आया आपके पास में 65, क्योंकि भाजक का काम अब ये करेगा, क्योंकि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल आप पढ़ा होगा। अब 65 को हमने लिखा किस तरह से, 65 को हमने लिखा 52 गुना 1 प्लस 13, तो यहां भी r जीरो के बराबर नहीं आया। ठीक है, अब आया हमारे पास में 52, क्योंकि भाजक का काम अब ये करेगा। अब ये हो गया 52, ये भाज्य है, सॉरी क्या है, भाज्य। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब भाज्य को हमने कैसे लिखा, 13 गुना 4 और प्लस 0, तो यहाँ रिमाइंडर आपका 0 आ गया, मतलब शेषफल 0 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे अतः भाजक क्या है, यहाँ अतः भाजक बराबर 13 हो गया। जो भाजक होता है वही आपका एचसीएफ होता है, तो एचसीएफ 65 और 117 का एचसीएफ क्या आया, 13। अब परंतु दिया क्या है 65, परंतु दिया है 65 और 117 का, जो 65 और 117 का एचसीएफ क्या दिया है, 65 माइनस 117 ये दिया है। परंतु दिया है क्या, एचसीएफ ऑफ 65 और 117 क्या दिया है, 65m माइनस 117 ये दिया। ठीक है, लेकिन फाइंड क्या किया हमने, निकाला क्या है इसका एचसीएफ 13, तो ये 13 के बराबर, 13 बराबर 65m माइनस 117, ये माइनस का 117 उठाकर इधर दिया, तो 13 प्लस का 117 बराबर किसके हो गया, 65m। इसको दोनों को जोड़ लो, 117 और 13 कितना हो गया, 130, 130 बराबर 65m। 65 से इसको काट दिया 2 बार, तो m बराबर हो गया 2, किसके बराबर हो गया, m हो गया 2 के बराबर, तो भैया m का मान हो जाएगा इसमें 2। ठीक है, आप इसको इस तरह करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है लघुत्तम समापवर्तक दिया है 132 और 288 का, ये 3168, तो महत्तम समापवर्तक फाइंड करना है 132 और 288 का, क्या है, 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए ये क्या होता है, आपको पढ़ा होगा आपने क्वेश्चन नंबर 11, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उसके महत्तम समापवर्तक गुणा लघुत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर महत्तम समापवर्तक गुणा लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, ये हो। तो क्या दिया है इसमें, ये दिया है संख्या दी है 132 और 288, तो 132 और 288 ये दिया है बराबर महत्तम समापवर्तक कितना दिया है, निकालना है, महत्तम समापवर्तक हमें निकालना है। लघुत्तम समापवर्तक कितना है 3168, कितना है भाई 3168, तो आप 3168 के नीचे ले आएंगे, तो 132 गुना 288 और बटे 3168 बराबर किसके, महत्तम समापवर्तक के। चलिए अब आप इसको थोड़ा सोल्व करेंगे, चलिए करते हैं। मैं इन दोनों को एक काम करता हूं, दोनों को डिवाइड करता हूं मैं, कितने से डिवाइड कर ले भाई इसको, चलिए आप इसको 12 से डिवाइड करके देख लीजिए, ये 24 से कर लीजिए, 24 से कट जाएगा, देखो 24 कम 24, 28 में से 24 घटा दे कितना बचा 4, अब ये कितना हो जाएगा 48, अब 24 दूनी 48, 12 बार ये पूरा पूरा कट गया। ठीक है, अब 24 से इसको काट के देखो, काटिए भाई 24 से इसको मैं काट रहा हूं, कितनी बार कटेगा 3168। ठीक है, 24 से इसको भी डिवाइड कर रहे हैं, कितनी बार कटेगा 24 कम 24, अभी 31 में 24 घटा दिया 7, ये होगा 6, और 24 तिया 72, 24 तिया 72, 4 हो गया,
और 24 दूनी 48, ये कट गया भाई 132 बार। कितनी बार कटा? 24 से 12 बार ये कट गया, 132 बार ये कट गया, 132 से ये कट गया पूरा पूरा। तो 12 बराबर क्या हो गया? महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक कितना हो गया भाई? आपका महत्तम समापवर्तक हो गया 12। ठीक है, क्या हो गया इसका महत्तम समापवर्तक? 12। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 दिया है एचसीएफ 252 और 594 का एचसीएफ दिया है 18। तो ज्ञात कीजिए इनका एलसीएम क्या है। क्या है इसका एलसीएम निकालना है। बात जो कि तू है क्वेश्चन नंबर 12 में बिल्कुल सेम टू सेम यही काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर महत्तम समापवर्तक गुणा लघुत्तम समापवर्तक। ठीक, चलिए भाई अब इसको आप देखिए, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे जो का तो यही वाला। तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? 252 और 598। तो 252 और 598, महत्तम समापवर्तक कितना दिया है? महत्तम समापवर्तक दिया है 18। लघुत्तम समापवर्तक हमें निकालना है। क्या निकालना है? लघुत्तम समापवर्तक। चलिए भाई ये होगा 252 और ये हो गया 598 बटे किसके? 18 के। ठीक है, ये हो गया एलसीएम। लघुत्तम समापवर्तक हमें निकालना है। देखो इसको मैं कितनी बार काटूंगा, इससे समझो। 18 तिया 54, 18 तिया 54। अब 59 में से 54 घटा दूंगा, कितना बचेगा? ये बचेगा भाई 5। 5 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 500 सॉरी 94 है, 594 है। ये मिस्टेक होगी भाई, 594 है। अब 5 इधर चला जाएगा तो 54 हो जाएगा। 18 तिया 54 मतलब 33 बार पूरा पूरा कट गया। 18 से 594 33 बार पूरा पूरा कट गया। तो हमारा बचा 252 मल्टीप्लाई 33 बराबर एलसीएम मतलब लेस। 252 और 33 की मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 8316 बच जाएगा। 8316 मल्टीप्लाई करके आपके पास प्राप्त हो जाएगा। तो इनका एलसीएम कितना हो गया? 8316। 8316 थर्ड पॉइंट इसका ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, शांत परिमेय संख्याओं में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। शांत परिमेय संख्या, शांत परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिस संख्याओं को p बटे q के रूप में लिखा जाता है और नीचे वाला हर जो होता है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का हो। हर जो हो 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप का हो, n के रूप का, वो क्या होता है? वो शांत दशमलव प्रसार होता है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में 77 बटे 210 31 बटे 13 बटे 3125। तो इसका ऑप्शन ये होगा 3125। देखिए किस तरह से, तो 13 बटे 3125 3125 तो 13 बटे 3125 को मैं कैसे लिखूंगा? 5 गुणा 5, 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625 पंजे 3125। तो 13 बटे ये कितना हो गया? 5 की घात 5। ठीक है, और 2 की 5 की घात 5 गुणा 1 लिख सकता हूं इसको। 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625 पंजे 3125 कि 1 में गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा? 3125। अब 1 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 0। क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 0। तो 13 बटे 2 की घात 0 और 5 की घात 5 मतलब मैं इसको, ये जो हर है, ये वाला नीचे वाला जो हर है वो किस रूप का बन गया? 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का अगर हमारे पास में हर है तो दशमलव प्रसार क्या होगा? तो दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा? दशमलव प्रसार शांत। ये भाई मिस्टेक होगी भाई, ये हमारा 14 क्वेश्चन हो गया। ये मिस्टेक होगी हमारा, ये 14 क्वेश्चन मैंने कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, 14 कर लिया। 14 का बी पॉइंट ठीक है। 13 बटे
ये हो गया 3125। ठीक है, चलिए 30 पॉइंट अब देखते हैं इसके बाद में, उसमें कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए मैं 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर, 7 परिमेय संख्याओं को व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या है 124/164, 131/30, 227/625। चलिए भाई ये देखते हैं इसका कौन सा है। 13 नंबर देख लीजिए, 14 के बाद ही पढ़ लेंगे, चलिए कोई बात नहीं। 13 देखिए, 7 परिमेय संख्याओं में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या है, इसका आंसर हो जाएगा 227/625। देखिए कैसे, 227/625, तो ये हो गया 227/625 को मैं लिखूंगा 5 पंजे 25, पंजे 125 और पंजे 625 गुणा 1 लिख सकता हूं, क्योंकि 5 पंजे 25, पंजे 125, पंजे 625 की एक बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 625 ही हो जाएगा। तो ये हो गया भाई 227/5 की घात 4 और ये हो जाएगा 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 क्या होता है 1। 2 की पावर 0 क्या होता है 1। ठीक है, जो कि हर, इसका हर क्या है, हर है आपका 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का हर है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दशमलव पर सार कैसा होगा, 7 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, हर के 2 की पावर 5 की पावर n के रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए कि 1458/1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या दिया है। दिया है 1458/1250, 1458/1250। देखिए, इसको हम दशमलव रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, या तो नीचे हम बनाएंगे इसको 100 के रूप में बनाएंगे, 1000 के रूप में बनाएंगे, 10,000 के, 1 लाख, 10 लाख, मतलब नीचे एक के आगे जीरो बना देंगे, जितनी बन सकती हो, जितनी पॉसिबल हो उतनी जीरो लगा सकते हैं। तो 1250 है, तो 1250 में यदि मैं 8 से गुणा कर दूं तो 1250 की 8 में गुणा करने पे 10,000 हो जाएगा। तो मैं इसका मतलब ऊपर नीचे 8 से गुणा कर दूं इसको। चलिए भाई, इसमें मैंने 8 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो 1250 की 8 में गुणा कर दी तो नीचे हो गया 10,000। अब ये हो गया 1458 गुणा 8। चलिए भाई, 1458 की 8 में मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं तो क्या आएगा, बहुत ध्यान से समझेंगे। ये हो गया 8 × 64 का 4 हासिल हो गया 6, 8 बजे 40, 40 और 6 कितना हो गया 46, हासिल हो गया 4, 8 चौक 32, 32 और 4 हो गया 36, हासिल हो गया 3, 8 का मान 8 और 3 हो गया 11, नीचे कितना 1 2 3 4, 4 जीरो। अब 1 2 3 4, नीचे कितने जीरो है, 4 जीरो मतलब 10,000। 10,000 से 11,664 को डिवाइड करूंगा तो 1 2 3 4 अनुपात दशमलव लगा, 1.164, तो मैंने 4 अनुपात दशमलव लगा दी। तो बोल रहा था क्या कि हर पे 2 की पावर 5 की पावर n के रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए कि 1458/1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। तो कितने स्थान पे है, 1 2 3 4, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर भाई आपका डी हो गया। तो भाई आज हमने वास्तविक संख्याओं के बोर्ड परीक्षा में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन थे, बहुविकल्पीय क्वेश्चन, वो सारे कंप्लीट कर लिए। उम्मीद करता हूं जितना आज आपको पढ़ा वो समझ आया होगा। यदि मेरे द्वारा पढ़ाने में आपको कोई बेनिफिट हो रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपनी अच्छे से क्लास 10th मैथ की तैयारी करते रहे। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।